नमस्कार। आज है 21 जुलाई और आज की 10 बड़ी खबरें। राजनीति, व्यापार, खेल, देश दुनिया और तमाम खबरें, ऐसी खबरें जो आपके जिंदगी पर डालती हैं सीधा असर। हमारे साथ देखने के लिए जुड़े रहें। नीट पेपर लीक मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को भंग करने की मांग को लेकर दिल्ली का जंतर मंतर पिछले कई दिनों से छावनी बना हुआ है। सोमवार को देर रात इस आंदोलन ने उस समय एक बेहद हिंसक मोड़ ले लिया जब कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के छात्र विंग और हजारों प्रदर्शनकारियों ने अचानक संसद भवन की तरफ मार्च करना प्रयास कर दिया। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जनपथ रोड के पास मौजूद पिकेटिंग करके रोकने की कोशिश की। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच सीधे हिंसक झड़प शुरू हो गई। भीड़ में धक्का मुक्की में 5 से अधिक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी समेत 118 से ज्यादा पुलिस के जवान और दर्जन भर छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। पुलिस ने अब तक 70 से अधिक मुख्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। इस प्रदर्शन के बाद लुटियंस दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए और राज्य का दर्जा देने और स्थानीय परिवर्तन का संस्कृति की रक्षा के मांग को लेकर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आंदोलन एक नाजुक मोड़ तक पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद वो अस्पताल में के भीतर भी अपने आमरण अनशन पर अडिग हैं और आज उनके आमरण अनशन का 27वां दिन है। डॉक्टर के अनुसार उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है, जिनसे उनके समर्थकों में भारी आक्रोश है। इस बीच दिल्ली पुलिस द्वारा लद्दाख एवं अन्य शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिरासत में रखने और दिल्ली की सीमाओं पर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा पर रोक लगा दिया गया है। सामाजिक संगठनों ने कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज इस पूरे मामले का एक निजीकरण याचिका पीआईएल पर बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई करने जा रही है। ऊंचे उत्तर और पूर्व उत्तर भारत में सक्रिय हुआ भीषण मानसून को भारी तबाही मचा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में विशेषकर पुंछ, रजौली और गदरबल में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक बाढ़ जैसी हालात हो गई। विनाशकारी भूस्खलन के कारण अब तक 12 से अधिक लोगों की मौत की आशंका की पुष्टि की गई है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और कई मुख्य पुल बह गए हैं। खराब मौसम, पहाड़ों से पत्थर गिरने की घटना और यात्रियों को सुरक्षा में देखते हुए अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से पूरी तरह रोक दिया गया है और प्रशासन तीर्थ स्थलों की सुरक्षा कैंप को रोकने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा खुद इस स्थिति की निगरानी में जुटे हैं। शासन की तरफ से लोगों को सख्त हिदायत दी गई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक व्यापारी मार्गों पे अनुसुरक्षा एक फिर चरम पर पहुंची। यूक्रेन के प्रमुख ओडेसा बंदरगाह के पास ब्लैक सी में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अनाज लेकर जा रहे एक विशालकाय मर्चेंट शिप पर एक अज्ञात ड्रोन से हमला किया गया। यह हमला इतना जोरदार था कि जहाज के ड्रेस और केबिन में तुरंत भीषण आग लग गई। इस व्यापारिक जहाज पे क्रू मेंबर में 4 भारतीय नौसैनिक के मौके पे ही जान गई और दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य भारतीय नाविक गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इसका इलाज यूक्रेन अस्पताल में चल रहा है। घटना से वैश्विक स्तर पर हड़कंप मचा। नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री ने इस मामले की कड़ी शब्दों में निंदा की है और विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नागरिकों जहाजों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। भारतीय दूतावास लगातार यूक्रेनी अधिकारियों से जहाज की कंपनी से संपर्क में है ताकि मृतक नाविकों के शवों को सम्मान के साथ बिना किसी देरी के भारत वापस लाया जा सके और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे सके। यूके में पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक और आर्थिक संकट को आखिरकार एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन के रूप में सामने आया है। लेबर पार्टी की बढ़ती आंतरिक कलह, देश के चरम स्वास्थ्य सेवाओं को प्रणाली, आर्थिक नीतियों को लेकर हो रही फजीहत विरोध के कारण प्रधानमंत्री की स्टारमर ने देश के राजा को अपनी आधिकारिक इस्तीफा सौंप दिया। इस इस्तीफे के तुरंत बाद लेबर पार्टी के कद्दावर और लोकप्रिय नेता एंडी वेनहेन को ब्रिटेन का नया अगला प्रधानमंत्री घोषित किया गया। डाउनिंग स्ट्रीट से देश को संबोधित करते हुए ब्रिटिश के पीएम एंडी वेनहेन ने एक ऐतिहासिक बदलाव का वादा किया।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ब्रिटेन के लिए एक नया सामाजिक और आर्थिक मॉडल लागू करेगी, जिससे आम नागरिकों को सक्रिय शक्ति बढ़ाने और सार्वजनिक सेवाओं के में जीवित करने पर ध्यान दिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पीएम बहरीन को सर्वोच्च पद को जिम्मेदारी संभालने की बधाई दी। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि बहरीन के कार्यकाल में भारत और यूके के बीच में चल रही मुक्त व्यापार एफटीए को बढ़ावा और गति मिलेगी। दोनों देशों के बीच राजनीतिक सांस्कृतिक बंधन और बढ़ेगा। संसद में मानसून सत्र आज से शुरू हुआ, लेकिन उम्मीद के मुताबिक पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। जैसे कि सुबह दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हुई थी। कांग्रेस नेता समेत प्रमुख विपक्षी संगठन एनडीए के सांसदों ने बेल में आकर भारी नारेबाजी करनी शुरू कर दी। पक्ष नीट पेपर लीक मामले और देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और सोमवार को दिल्ली छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज के मुद्दे पर तुरंत काम रोकने का प्रस्ताव आया। संसदीय कार्य मंत्री और सरकार की ओर से बार बार यह अनुशासन दिया कि सरकार नियमों के तहत बहस और चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन विपक्ष ने प्रधानमंत्री से सीधे बयान और तत्काल चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष सांसदों ने दोनों हाथों से तालियां लेकर सरकार के विरोध नारे लगाए। हंगामे और भारी शोर शराबे के कारण सदन में कोई भी कार्य होना असंभव हो गया। स्थिति को बिगड़ता देख लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभापति ने पहले कार्यवाही को कुछ घंटे के लिए स्थगित किया, लेकिन दोबारा शुरू होने के बाद गतिरोध थमा नहीं, जिसके चलते सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की कार्यवाही को पूरी तरह से स्थगित कर दी गई। भारतीय शेयर बाजार को लेकर आज का दिन बेहद निराशाजनक और निवेशकों के लिए नुकसान भरा साबित हुआ। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले कमजोर और अनिश्चित संदेशों के साथ साथ देश के भीतर चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम, संसद में गतिविधि पे दिल्ली में बड़े पैमाने पर छात्र संघ के आंदोलन ने निवेशकों के सेंटीमेंट को बुरी तरह प्रभावित किया। बाजार खुलते ही दिवाली का जो दौर शुरू हुआ वो शाम तक कॉलेजन बिल तक जारी रहा। सबसे ज्यादा मार बैंकिंग, सूचना प्रणाली, आईटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़े और हेवीवेट शेयरों पे पड़ी। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस जैसे प्रमुख स्टॉकों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके परिणाम स्वरूप बॉम्बे एसी सेंसेक्स 440 अंकों से अधिक भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी में भी भारी बेहद महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और तकनीकी सपोर्ट लेवल तोड़ते हुए 24,250 के स्तर से काफी नीचे आकर बंद हुआ। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थायी और घरेलू स्तर की राजनीति तनाव इसी तरह जारी रही तो आने वाले दिनों में बाजार में कई अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सरकारी नौकरी और शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों टीईसी और बीएससी पास अभ्यर्थी के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट की आम बैठकों में प्रवेश और सहकारी सहायता प्राप्त और राजकीय मध्य विद्यालय के शिक्षकों की भारी कमी को दूर करते हुए 21,252 रिक्त पदों पर बम्पर और सीधा नियुक्ति के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस विशाल भर्ती के प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल मध्य के संपर्क कराया जाएगा और इसका विस्तार अधिकृत नीटोफैक्सो व टाइमलाइन के अगले कुछ ही दिनों में विभागों के वेबसाइट पर लाइव कर दिया जाएगा। 59,000 सहायक शिक्षा भर्ती मामले में एक भी बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशा अनुसार 8,270 अधिक वर्गों के पदों पर नियुक्ति हो। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित ऐतिहासिक शाही जमा मस्जिद को लेकर चल रहे कानूनी और धार्मिक विवादों पर अब देश के सबसे बड़ी अदालत की दखलंदाजी तक पहुंच गई है। संभल में एक स्थानीय शिवालय अदालत हिंदू पक्ष की याचिका पर मस्जिद का पुरातत्व वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वे एएसआई और आने का आदेश दिया। इस आदेश में मुस्लिम पक्षों की पूरी तरह से गैर कानूनी और 1991 के असंवैधानिक और पीस ऑफ वर्क एक्ट के उल्लंघन बताते हुए देश के शीर्ष अदालतों को चुनौती दी। मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर की गई पीआईएल-एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की विशेष पीठ आज सुनवाई करने जा रही है। इस मामले के संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन और गृह विभाग बेहद सतर्क है। साथ ही संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के
संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल पीएसी और तत्कालीन आरएएफ की कंपनी को तैनात की गई है। सोशल मीडिया के पर अफवाह को रोकने के लिए खुफिया एजेंसी 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रही है और अस्थायी प्रशासन के भारत में स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक बेहद गौरवशाली और राहत देने वाली खबर सामने आई है। देश में हर साल करीब मानसून और उसके बाद महीनों में डेंगू खतरनाक प्रकोप हजारों लोगों को अस्पताल में भर्ती होने और प्लेटलेट की कमी होने की वजह से मौतों पर लगाम लगाने के लिए भारत के अपनी पहली बड़ी संजीवनी मिल गई है। भारत के डीसीजीआई ने भारतीय वैज्ञानिक प्रमुख घरेलू फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई देश की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन को आपातकाल और सहमति व्यवस्था उपयोग के लिए अपने अंतिम और अधिकृत मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिकृत बयान के अनुसार इस वैक्सीन ने देश के विभिन्न राज्यों के लिए 5 क्लिनिकल टेस्ट चरण 1, चरण 2 और 3 के दौरान सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावशाली के कड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों और समानतापूर्वक पार किए गए हैं। इस वैक्सीन में डेंगू के सभी 4 DN1, DN2, DN3, DN4 के खिलाफ मानव शरीर में मौजूद रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में पूरी तरह सक्षम पाई है। सरकार के रोड मैप के अनुसार इस स्वदेशी वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन तुरंत शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा 2027 के शुरुआत में यह देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रमुख निजी अस्पतालों में वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा। कि प्रमुख खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, चल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें।